students, welcome back to the marathon revision session of your CA final FR paper 1. So now we are going to start with the topic Ind AS 10 events occurring after the balance sheet date. Now this is a very simple topic, बहुत ही छोटा सा topic है और एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो इट इज अ जैकपॉट फॉर यू पीपल. नाउ फर्स्टली events occurring after the balance sheet date. Now majority of you are already familiar with the concept of this particular events. Now firstly, what exactly do you mean by the events occurring after the reporting date? Now guys, 31st March is your balance sheet date, or I would say your reporting date, correct? Now what happens technically on this date, हम कोई बैलेंस शीट बनाते नहीं, बराबर है. बैलेंस शीट हमेशा बनता है इसके बाद, मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, करेक्ट. सो व्हाट हैपेंस if the balance sheet is not made on this date and you make it on a later date, so what will happen during that period, some events may take place, right? और हम उस events की बात कर रहे हैं. So say for example 31st March balance sheet date है, 15th of May is the financial statements which are prepared by the management and then it is sent for approval to the board of directors, or I would use the word approving authority. अब approving authority पहले तो बैठे नहीं है, करेक्ट, टाइम तो लगाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लगा दिए और 40-45 दिन, करेक्ट, और उन्होंने 30th of June को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर दिया. सो नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल, सर ऑलमोस्ट 3 महीने निकल गए सर, और 3 महीने के बाद जाकर कहीं पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हुआ है, राइट? सो एनी इवेंट that occurs between this 3 months का period is called as event occurring after the balance sheet date, right? तो ये 3 महीने के पीरियड में जो भी इवेंट्स होगा वो सब ये टॉपिक कवर करेगा इन डेज 10. So what we have written, see, events occurring between your 31st March, that is reporting date, up to the date of approval of financial statements are known as events occurring after the balance sheet date और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो सर ये जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स अपने लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, ये इवेंट्स अपने लिए अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, मतलब अपने फायदे में, अपने हित में, करेक्ट, या फिर अपने खिलाफ, एनीथिंग इट कैन बी, राइट? सो बोथ टाइप्स आर कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड. क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं, नहीं सर फेवरेबल होगा ना तो मैं कंसिडर करूंगा, अनफेवरेबल है तो मैंने कंसिडर करना ही नहीं. तो ऐसा बात नहीं है सर, यहाँ पर इवेंट आपका फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल हो, इट हैज टू बी कंसिडर्ड, बराबर है. अब अगला क्वेश्चन आता है, सर आप बोल रहे हो कि कंसिडर करना है, तो कंसिडर करना है मतलब करना क्या है? तो गाइज ये जो इवेंट्स होते हैं इसके साथ आप दो चीजें कर सकते हो. either you may require to adjust these events in the financial statements as on 31st March only, or else only a disclosure would be required in the notes to accounts. So either you will adjust or you will have to give a disclosure in the notes. दोनों में से कुछ तो एक आपको करना पड़ेगा, राइट? बट सर ये तो इवेंट तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है ना, मतलब ये तो अगले साल में हुआ है ना इवेंट, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोज करेंगे, अभी क्यों करना है आपको? सर वही तो गेम है ना स्टैंडर्ड का, वही तो गेम है. स्टैंडर्ड बोलता है कि क्यों मैं आपको 1 साल वेट कराऊं, मैं अभी दे देता हूं ना डिस्क्लोजर, और अगर मैं एडजस्ट कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा जो इवेंट है वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, बट एक्चुअली मेरा कंडीशन या सिचुएशन उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो इसके लिए मैं अभी उसका एडजस्टमेंट करूंगा, मैं उसको 1 साल तक रुकाऊंगा नहीं नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट के लिए. सो इफ यू हैव अ लुक इनटू इट फर्दर, अगर आप इवेंट्स को देखोगे आगे, सो इवेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, राइट? तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टिंग इवेंट. तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब हो गया कि आपको फिलहाल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो आप फाइनलाइज कर रहे हो, करेक्ट, 31st मार्च की बैलेंस शीट जो आप फाइनलाइज कर रहे हो उसमें आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू डू द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स. मतलब अगर कोई एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा करनी है तो करना पड़ेगा,
लाइबिलिटी की वैल्यू कम या ज्यादा करनी है तो करना पड़ेगा. So adjustment to assets and liabilities are required in the current balance sheet only if conditions. पहला condition, there is a situation or a condition existing on the balance sheet date. तो बैलेंस शीट डेट पर सिचुएशन या कंडीशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ तो हुआ है ऑन द बैलेंस शीट डेट, बट उसका फाइनल आउटकम आपको अभी मालूम नहीं है. यू आर अवेटिंग द रिजल्ट्स. करेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल एज ऑन 31 मार्च मैंने एग्जाम लिख दिया है. करेक्ट. अब मेरे को रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, तो अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा, सो इवेंट इज व्हाट, रिजल्ट का आना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पास हुआ या नहीं हुआ. राइट. So there is a situation or a condition which is existing on the balance sheet date, and the event occurring after balance sheet date provides additional information or evidence relating to the condition existing on the balance sheet date. So guys, what is going to happen? किसी as on 31st March कुछ condition या situation exist कर रहा है. Like for example, as on 31st March मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड का नोटिस आ चुका है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 अप्रैल को हमारे गोडाउन में आग लगी सर, और हम लोग को लगभग 5 लाख रुपए का चूना लग गया. करेक्ट. नाउ इस आग लगने का जो कोई कंडीशन है 31 मार्च को एग्जिस्ट करता ही नहीं है. करेक्ट. 31 मार्च को एग्जिस्ट करता ही नहीं है. राइट. तो इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. सो बेसिकली नॉन एडजस्टिंग इवेंट का लॉजिक सिर्फ इतना है कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट कोई कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिससे आप इवेंट को रिलेट कर सको. तो आप जिस इवेंट की बात कर रहे हो उस इवेंट के रिलेटेड का कंडीशन आया है बैलेंस शीट डेट के बाद. दैट इज व्हाई इट इज बिकम व्हाट, अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. राइट. नाउ वी हैव सम एक्सेप्शन रूल्स. एक्सेप्शन रूल्स मीन्स दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट और एन एडजस्टिंग इवेंट एज द केस में भी. मतलब कुछ जगहों पर आपको दिखने में और सुनने में एडजस्टिंग लगेंगे बट इसको एडजस्ट करना नहीं है, और कुछ जगह पे आपको लगेंगे सर ये तो नॉन एडजस्टिंग है बट इसको एडजस्ट करना है. राइट. तो ये ऐसे एक्सेप्शन रूल्स है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर प्रपोज डिविडेंड की. आई होप सभी को ये चीज पता है कि सर इवन इफ द डिविडेंड इज प्रपोज्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन द बुक्स, क्योंकि गाइस है एंड ऑफ द डे प्रपोज डिविडेंड. बराबर है. तो आपकी लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड अराइजेस ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड इन द ईजीएम. तो अनलेस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू शो एनी लाइबिलिटी इन योर बुक्स. आप अपने बुक्स में किसी भी तरीके की लाइबिलिटी शो नहीं करोगे. तो इसका सिर्फ एक डिस्क्लोजर जाएगा, बुक्स में कुछ नहीं आएगा. अब जनरली पब्लिक क्या सोचता है, अरे सर भले प्रपोज बैलेंस शीट डेट के बाद क्या है, बट डिविडेंड रिलेट्स टू द करंट ईयर, तो उसका तो आपको लाइबिलिटी करंट ईयर में दिखाना चाहिए ना सर. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है उस पीरियड में ही उसकी लाइबिलिटी शो करी जाती है, वरना आपको सिर्फ उसका डिस्क्लोजर डालना होता है, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में. दैट्स इट. करेक्ट. सो शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट. Uncertainty regarding obligation for payment of dividend is resolved only by the shareholders' resolution in the EGM. So shareholder can either approve the dividend proposed or decrease the dividend proposed. मतलब या तो जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है या तो वो लोग उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो उसको बोलेंगे भाई थोड़ा डिक्रीज कर दो चलेगा, फ्यूचर के लिए पैसा रख लो, बट वो इंक्रीज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट इंक्रीज द डिविडेंड. सो देयरफॉर obligation for dividend should only be recognized as after a valid resolution is passed by the shareholder in the EGM. Consequently, no liability or provision is recognized on the balance sheet date. तो ये हमेशा याद रखना, proposed dividend का we never ever record any obligation on the balance sheet date. कभी नहीं रिकॉर्ड करते. बराबर है. हमें सिर्फ इसका डिस्क्लोजर डालना पड़ता है. That's it. इसके लिए वो एक एडजस्टिंग इवेंट नहीं है. तो आपको दिखने में और सुनने में लगेगा एडजस्ट करना चाहिए, बट एडजस्ट होता नहीं. तो ये आपका पहला एक्सेप्शन रूल है. राइट. देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये तो आपने सीए इंटर लेवल पे भी सीखा हुआ है. राइट. दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेसेशन ऑफ गोइंग कंसर्न. नाउ द सेकंड एक्सेप्शन, सेसेशन ऑफ गोइंग कंसर्न. नाउ दिस हैज बीन अ वेरी फेमिलियर concept to you people. Like any event which occurs after the balance sheet date and it ceases your going concern.
मतलब because of which you're not able to continue your business further. Any event, it may be like it is any natural calamity, or it is any fire event, or insolvency of a large debtor because of whom you are not able to continue your business further. Anything which has happened after the balance sheet date which ceases your going concern is always an adjusting event. Reason: since your going concern is not valid, your financial statements will be prepared on NRV basis, that is liquidation basis. So that is the reason why we always consider this as an adjusting event. So any event occurring after balance sheet date which significantly affects or ceases the going concern of an enterprise will be considered as an adjusting event. Like for example, major fire accident, government or court's order to close down the factory or operations permanently. So what is the adjustment that we require? Present the financial statements on liquidity approach, that is all assets and liabilities on NRV basis. So this is a very common point which lot of questions come in exam, and this is a very important one for us as well. Now moving on to the last point, that is long term loan arrangement. Right now this is a carve out of Ind AS 10. Now what it says, material breach, like for example, as on the balance sheet date you have a loan and you have a lot of covenants to it, means conditions, and as on 31st March you are not able to satisfy few conditions, and because you have not satisfied the conditions, right, your loan has become payable on demand. So obviously as on 31st March your non-current liability is reclassified into current liability, right? Now what happens after the balance sheet date? You negotiate with the bank, correct? You negotiate with the bank, and bank has agreed for not demanding the loan on, the bank has demanded that the loan will not be repayable on demand. So in that case your loan again will be classified into non-current liability. So this becomes what? An adjusting event. And what is adjustment required? You have to again reclassify your loan from current liability to non-current liability. So what happens after the balance sheet date? You have a negotiation with the bank, and bank has agreed कि ठीक है मैं आपसे पेमेंट डिमांड नहीं करूंगा, करेक्ट, आपका जो ओरिजिनल टर्म है उस पर चलने दो, या तो फिर मैं आपको और टर्म बढ़ा के दे देता हूँ, या तो फिर मैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर तो मैं आपसे पैसा डिमांड नहीं करूंगा, उसके बाद मैं शायद डिमांड कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक तो आपको कोई डिमांड होने वाला नहीं है. तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपका जो करंट लाइबिलिटी है वो अब वापस नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगा. So material breach in loan arrangements on the balance sheet date which leads to term loan repayable on demand. Therefore, on balance sheet date, loan will be classified as a current liability. After the balance sheet date, renegotiation in loan take place and bank agrees for considering the loan as not repayable on demand. The loan should be reclassified from current liability to non-current liability. Such an event is an adjusting event. Now this is also an important one, right? इसके ऊपर आप questions exam में expect कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो past papers है उसमें आपको इसके ऊपर questions जरूर देखने मिल जाएंगे, right? So this is it with the revision part of Ind AS 10. Thank you very much. Now guys, let us quickly have a look at some questions from Ind AS 10. कुछ 2-3 important questions है, उसको मैं फटाफट आपको summarize करा देता हूँ. जैसे आप ये question देख पा रहे हैं. The AGM of ABC Limited for the year ended 31st March was held on 10th of July and the board meeting was concluded on 15th of May. Meanwhile, the company had to disclose certain financial information pertaining to the year ended 31st March 22 to SEBI as per the SEBI regulations on 20th of April. Since certain financial information pertaining to the year ended was submitted to SEBI before the approval, the management is suggesting that 20th April shall be considered as after the reporting period. Whether the management view is correct. Now guys देखिए, आप लोग को ध्यान देना है कि आपका जो डेट ऑफ अप्रूवल होता है वही आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होता है, राइट? उसके पहले अगर आपने इंटरिम इंफॉर्मेशन दे दिया है या फिर आपने सेबी को वगैरह कोई ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. अपने को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका डेट ऑफ अप्रूवल. तो आपका डेट ऑफ अप्रूवल कौन से दिन पे आ रहा है? सर बोर्ड मीटिंग 15 मई को कंक्लूड हुआ था, तो उस दिन आपका डेट ऑफ अप्रूवल आ रहा है, राइट? तो लॉजिकली फ्रॉम 31st March up to 15th of May will be considered as your after the period reporting, correct? उसको कभी
हम लोग किसी भी दूसरे डेट के साथ सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे. तो इवन इफ यू आर ऑफरिंग योर इंटरिम डेटा और यू आर गिविंग एनी डेटा विच इज रिक्वायर्ड बाय सेबी, मतलब नहीं है उससे. राइट, तो मैं इसको सिंपल कंक्लूड करता हूँ. सो इन द अबव केस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द year 21-22 were approved on 15th May. Therefore, for the purpose of Ind AS 10, after the reporting period would be the period between 31st March to 15th of May itself. Right? तो ऐसे ही हम एक दो और मजेदार क्वेश्चंस देख लेंगे. Yeah. So let's have a quick look at this. Now ABC Limited is trading in laptops. On 31st March 22, the company has 50 laptops which were purchased for 45,000 each. The company has considered the same price for calculation of closing inventory. On 15th April, advanced version of the same series of laptop were introduced in the market. Therefore, the price of the current laptop crashes to 35,000. The financial statements for 21-22 were approved by the directors by 15th of May. The company does not want to value the stock at 35,000 less estimated cost to sell. Comment on the following situation. Now, as the selling price fall took place after 31st March and the reduced prices were not applicable. Now guys, always remember with respect to inventory, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंट्री का प्राइस फॉल होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट प्राइसेस और मार्केट फ्लक्चुएशन, इट इज ऑलवेज एन एडजस्टिंग इवेंट इवन इफ कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट. ये मान के चलना है, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं भी है तो भी आपको इसको एडजस्टिंग इवेंट करना है. और अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सर कोई बात ही नहीं है. राइट, तो अगर बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करता है और उसके बाद प्राइस फॉल होता है, इट इज एडजस्टिंग. अगर बैलेंस शीट डेट पर नो कंडीशन है फिर भी प्राइस फॉल होता है, स्टिल उसको आप एडजस्टिंग ही मानोगे. करेक्ट. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई कंडीशन है या नहीं है, राइट, बट समझो आपके गुड्स को डैमेज हो गया. अब डैमेज होने के लिए कंडीशन तो एग्जिस्ट होता ही नहीं है. तो आपके गुड्स को हो गया डैमेज. कैसे हो गया डैमेज? आइदर बाय फायर, राइट, या तो फिर कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर कोई फ्लड वर्ड की वजह से आपका गुड्स जो है वो डैमेज हो गया. तो इसकी टेक्निकली कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया. तो यहाँ पर आपका जो मार्केट प्राइस है वो फॉल हुआ है. करेक्ट. और भले अब 31st मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, हमको उससे मतलब नहीं है. आई विल सिंपली कंसिडर दिस एज एन एडजस्टिंग इवेंट और मैं अपने इन्वेंट्री का प्राइस गिरा देगा. सो एज पर Ind AS 10 द डिक्रीज विल बी recorded normally shall be considered as an adjusting event. The inventory should be valued at its NRV, that is 35,000 less cost to sell. Right? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत देख लेते हैं. The board of directors of ABC Limited approved the financial statements for the reporting period 21-22 for the issue on 15 June 22. The management of ABC Limited discovered a major fraud and decided to reopen the books of accounts. The financial statements were subsequently approved by the board on 30th of June. What is the date of approval? So guys, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों का financials for example एक डेट पर फाइनलाइज हुआ है बट बिकॉज ऑफ एनी मेजर एरर और फ्रॉड यू आर रीओपनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो रीओपन करने के बाद का डेट जो फाइनलाइज होता है, लाइक यहाँ पर आपका 30th जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है, तो गाइस 30th जून विल बी कंसिडर्ड एज योर डेट ऑफ अप्रूवल. नाउ 15th जून नहीं कंसिडर होगा, इट वुड बी 30th ऑफ जून. सो गाइज मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ. देयरफॉर इन द गिवन केस द डेट ऑफ अप्रूवल शुड बी 30th ऑफ जून. रीजन, आपने रीओपन किया है बुक्स. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, XYZ has taken a large size civil construction contract for a public sector undertaking at 200 crore. Execution of the project started during 21-22 and continued in the next financial year as well. During the course of execution of the work on 29th May, that is after the balance sheet date, the company found while raising the foundation work, it had met a rocky surface, correct, and the cost of contract would go up by another 50 crore which would not be recoverable from the contractee. The company's financial statements ended on 31st March and the financial statements were considered and approved by the board of directors on 15th of June. How will you treat? Now guys, will this be this 50 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा आपको हो रहा है, क्या इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि इट इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज बिकम एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और इसका प्रोविजन खड़ा करो? इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट? द आंसर इज येस, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. क्योंकि सर ये जो पत्थर था ना, मैं रात को छोड़ के नहीं गया था उधर,
ये पत्थर रॉकी सरफेस पहले से था, करेक्ट? तो मैं रात को छोड़ के नहीं गया था, ये पत्थर ये पहले से वहां पर अवेलेबल था. सो टेक्निकली ऑन 31st मार्च मेरा कंडीशन एग्जिस्ट करता है, एंड बिकॉज माई कंडीशन एग्जिस्ट ऑन 31st मार्च मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेगा. और ये जो 50 करोड़ का जो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बराबर है, उसका मेरे को यहाँ पर प्रोविजन खड़ा करना पड़ेगा एज ऑन 31st मार्च. एडजस्टिंग इवेंट है, राइट? सो ध्यान दीजिएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं थोड़ा शॉर्ट में बीच में से ही पढ़ रहा हूँ, दैट द कॉस्ट में एस्केलेट बाय 50 करोड़ in accordance with the definition of events after the reporting period. Since the rocky surface was there, the condition was existing at the end of the reporting period. Therefore, it is an adjusting event. The cost of the project and profit should be accounted for accordingly. तो आपको 50 करोड़ का प्रोविजन खड़ा करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लिया. तो इसके साथ वी विल पुट अ फुल स्टॉप टू इंड AS 10. Thank you very much.